हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईओएस बोर्ड का जो है रिस्पिरेशन इन अ प्लांट। ये एनसीईआरटी 11वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में जो है हम करेंगे कि जो है पादपों में किस प्रकार जो है श्वसन होता है। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों का डोज लेके आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपको हिंदी और इंग्लिश में समझने के लिए। ठीक है, इसमें जो है हम रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट जो है कैसे श्वसन क्रिया करती है और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर जो है जिम्मेवार है। ठीक है, ये सब बातें होगी, लेकिन सब बातें होने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो our topic is respiration in a plant. Friend, what do you mean to the respiration in a plant? Here, two most important prerequisites of their life is a continuous supply of materials for the growth of body and energy for a carrying out of various life processes. All the system from a single cell to the ecosystem is a require energy to the work. Friend, the energy is important for the all organism. As you have already studied, light energy is converted into the chemical energy by plant during to the photosynthesis, and this energy then stored in the bond of the complex molecules such as glucose and then starch. It is these complex molecules which are given the name food. However, the energy in the food has to be made available to their cell in usually from this is the role of the respiration. The respiration is the process which is the fat and protein as the energy stored in the organic molecules is released by oxidation. This energy is thus made available the living cells in the form of ATP, adenosine triphosphate. To mean to the ATP is a adenosine triphosphate. The O2 oxygen required for the respiration is obtained from the atmosphere. ATP is the energy currency of the cell. This lesson covers the various aspects of the respiration in a plant. After the complete this lesson, you will be able to define respiration, fermentation, and photorespiration and the respiratory coordinate, and the list the basic element of aerobics respiration and the write the chemical equation representing it, and state the role of the fermentation of industries and compare the anaerobics and aerobics respirations, and draw the flow chart to be show the basic step is the cover cycles, and explain how the energy is actually released and the stored in the form of ATP in the cell. Account for the 38 ATP molecules that are released during the aerobic respirations, and list the factors that influence the rate of respiration and share their usefulness of
RQ value of different food item, and also to understand the pentose phosphate pathway mean PPP. Friend, yep. Here, pentose phosphate pathway is the most important, which is a special feature of the microbe, bacteria, and fungi, as well as their cell of highly active tissue of the animal. There is the pentose phosphate pathway is the bacteria and fungi as well as the cell of the highly active tissue of animal. तो यहाँ पर जो है पादपों में श्वसन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण जो है टॉपिक हमारे समक्ष आया है। पादपों में हम श्वसन कैसे करते हैं, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमने जो है पौधों के डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट वर्क के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग किया है। बट हमने जो प्लांट्स में कैसे रिस्पिरेशन होती है, पादपों में कैसे श्वसन होती है, ये भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। ये 11वीं क्लास के बच्चों को जो NCERT पढ़ते हैं उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और NIOS बच्चे को तो है ही है। कहते हैं दोस्तों, इसमें जो बताया गया है जीवन के लिए 2 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति कैसे होती है, और दूसरा है तथा जो है विभिन्न जो है शारीरिक क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा की प्राप्ति किस प्रकार होती है। कहते हैं सभी तंत्र कोशिकाओं से लेकर पारित तंत्र तक के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तथा ऊर्जा जटिल अणु जैसे ग्लूकोज तथा स्टार्च आदि में संचलित हो जाती है। इन्हीं जटिल अणुओं को जो है भोजन का नाम दिया गया है, जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। परंतु भोजन में संचलित ऊर्जा का कोशिकाओं को उपयोगी रूप में उपलब्ध होना आवश्यक होता है, कि जब तक वो जो है उपयोगी ऊर्जा के रूप में कोशिकाओं को उपलब्ध नहीं होगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अंततः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें जो है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण द्वारा जो है ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है, और ये ऊर्जा जो है जीवित कोशिकाओं के लिए ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए दोस्तों, यहाँ ATP का फुल फॉर्म दिया हुआ है, जो एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी फुल फॉर्म आपको ATP का पूछ लिया जाता है, तो याद रखना कि ATP का फुल फॉर्म जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, ये जो ATP है इंसानों में भी, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी, और जो ये पेड़ पौधे हैं उनमें भी ATP का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं ATP जो है कोशिकाओं को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, यानी ऊर्जा के लिए ये मनी भी होता है, क्योंकि इससे ही वो जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस पार्ट में जो है श्वसन विभिन्न पहलुओं के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे, और इसके बारे में जो है अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन आपको पता ही है दोस्तों कि उससे करने से पहले इस पार्ट के अध्ययन के जो है समापन के पश्चात जब आप खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, तो आप बहुत कुछ जान सकोगे। तो देखिए क्या क्या आप जानने के अप्लीकेबल हो जाओगे। श्वसन क्या होती है, Q1 क्या होता है, प्रकाश श्वसन का श्वसन गुणांक की परिभाषा कैसी होगी। ठीक है, अनाऑक्सी श्वसन की मूलभूत घटनाओं की सूचना बना सकेंगे, उनके व्यक्त करने और रासायनिक समीकरण को भी लिख पाएंगे, और Q1 की प्रक्रिया के उद्योगों में उपयोग को समझ सकेंगे कि फर्मेंटेशन का जो है इंडस्ट्रीज में कितना उपयोग है, और वायवीय ऑक्सी और अवायवीय श्वसन की तुलना भी कर पाएंगे, और जो है क्रेवंस चक्र के विभिन्न पदों के आरेखित चित्र भी आप समझ सकोगे। साथ में आप ATP के अणुओं की ऊर्जा किस प्रकार मुक्त करती है इसके विषय में भी आप समझ पाओगे। ऑक्सीवायवीय श्वसन के फलस्वरूप निकलने वाला जो है 38 ATP यानी 38 ATP अणुओं का भी आप समझ सकोगे कैसे क्या करना है। उन कारकों की सूची बना पाओगे जो कि श्वसन को प्रभावित करती है। विभिन्न भोज्य पदार्थ के श्वसन गुणांक यानी RQ वैल्यू की भी गणना आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं हमारा कि श्वसन मीन्स रिस्पिरेशन होती है क्या है। The next topic is respiration. Friend, the respiration is the most important for human and plant. The respiration is their step view. Wise is the oxidation of complex organic molecules and release of energy as a ATP from various cellular metabolic activity. It's involved exchange of gases between to the organic and external environment. The greens as well as non-greens plant obtain oxygen from their environment and return to the carbon dioxide and water vapor into it. This mere exchange of gases is known as the external respiration or breathing is the case of animals. It is a physical process. The biochemical process which occurs within the cells and oxidize food to obtain energy is known as a cellular respirations. The various enzyme, biocatalysts and catalyze
There is a process. The process which will be cell obtain energy from a complex food molecules depend upon to whether or not oxygen is present in the environment and utilize. The respiration is a term aerobic when the oxygen is the utilized and anaerobic. Friend, respiration term is anaerobic when the oxygen and utilized and anaerobic is the oxygen in the not be utilized. In anaerobic respiration, organic molecules are uh, incomplete broke down in the cytosol of the cells. Only a small fraction of energy is captured as a ATP for used by the cell. In aerobic respiration, the reaction of anaerobic respiration are flowing by the oxygen requiring process that release is a much large quantity of the energy in the form of ATP. This occurs in the mitochondria of the eukaryotics and their folded plasma membranes, mesosome of the eukaryotics. It is important for you to be a note that is several common processes occur in both anaerobic and aerobic respiration, such as the oxidation reaction is a release chemical energy from a complex food. First and second is the use of coenzyme as a carrier of the hydrogen to remove the hydrogen from their organic molecules, leading to reductions of coenzyme and oxidation of their substrate. The most of hydrogen carry are NAD, means nicotinamide and adenines, dichloronucleotides, and FAD is the flavins, adenines, dichlorotides. These are the later reoxidizing the releasing energy from ATP synthesis and use of high energy phosphate compound like ATP from energy transfer. This basic difference between the two form of respiration are given this table. Here in this table, difference between the aerobic and anaerobic respiration. The first of all, aerobic. Aerobic mean air. Anaerobic mean no air. Here, completely clear. Aerobic mean present of air. Anaerobic mean no air present. So, first is take place in the presence of oxygen. Anaerobic processing is take place in a complete absence of oxygen. And second is aerobics. There lead to be a complete oxidation of organic substrate. And anaerobic is an incomplete oxidation of organic substrate take place. Here, there is the it is the most common in the highly organic organism, both plant and animal, is the aerobic respiration, plant and animal. But anaerobic is take place in a lower organic such as bacteria, fungi, and in a higher animal under a limiting as a condition of oxygen. Example in the muscles says oxygen present in the insufficient. Here formation is C6H12O6 is the formation by 6CO2 plus 6H2. Here the present of C6H12O6 there is the 38 ATP. 38 ATP released on here. But other side anaerobic is a C6H12O6 2 ethyl alcohol plus CO2 and ATP as the yeast. Another example is a C6H12O6 is equal to 2 lactic acid and plus 2 ATP as is a muscles. And fifth point is take place in the cytoplasma and the mitochondria is a eukaryotics and plasma membranes is a eukaryotics. But anaerobic processor is a take place in the cytoplasma here. The coenzyme is a complex non-protein molecules which is the temporarily bound to energy and act as a link between the metabolic pathway. Series of biochemical reaction. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है श्वसन की अपनी एक महत्वता को बारे में बताया गया है कि आखिर श्वसन है क्या। देखिए श्वसन जो है हर एक जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, यानी रिस्पिरेशन जो होती है हर एक जीव जंतु के लिए, हर एक जो है पौधे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने रखता है स्थान। कहते हैं श्वसन जटिल कार्बनिक अणुओं के ऑक्सीकृत की वह चरणबद्ध प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप विभिन्न कोशिकाएं अपचयित किंतु
एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करती है। याद रखना दोस्तों, ये जो होता है एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा मुक्त करती है। श्वसन में जीव तथा बाहरी वातावरण परस्पर गैस विनिमय होता ही रहता है, यानी बाहरी वातावरण जो है परस्पर गैस विनिमय होता ही रहता है। पौधे अपने परिवेश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यानी अपने प्रवेशों से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प छोड़ते हैं। तो ये पौधे अपने परिवेश से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प छोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात जो है थोड़ा कन्फ्यूजन दी गई है। पौधे अपने परिवेश में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, जबकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन और जल वाष्प छोड़ते हैं। ये बात यहाँ पर मिस्टेक है, तो आप ध्यान रखना कि पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये जो क्रिया होती है जो यहाँ बताया गया है वो नाइट के टाइम होता है। नाइट के टाइम क्या होता है, पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये रात्रि का प्रोसेसिंग है। ठीक है, प्राणियों के संबंध में इस प्रकार केवल गैसीय विनिमय के बारे श्वसन या सांस लेना कहते हैं। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। देखिए, प्राणियों में जो है बाहरी श्वसन होती है जिसे हम सांस लेना कहते हैं, और ये एक जो है भौतिक प्रक्रिया है। कहते हैं कोशिकाओं के भीतर होने वाले वो जैव रासायनिक की प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, कोशिकीय श्वसन कहलाती है। यानी भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होने से जो ऊर्जा हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो है विभिन्न एंजाइम भाग लेते हैं। कोशिका द्वारा जटिल भोज्य अणुओं से जो है ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इस पर निर्भर करती है। जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रिस्पिरेशन। यह तथा जहाँ ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे हम एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है कि प्रेजेंट जहाँ पर एयर होती है उसको हम वायवीय कहते हैं, और जहाँ अब्सेंट होता है एयर को उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। कहते हैं अवायवीय श्वसन में जो है कार्बनिक अणु का आंशिक रूप में जो है विखंडन कोशिका द्रव्य यानी साइटोसोल में होता है। विखंडन कहाँ था दोस्तों, कोशिका द्रव्य यानी साइटोसोल में होता है तथा निकलने वाली ऊर्जा का कुछ अंश ही कोशिका के कार्य हेतु एटीपी के रूप में संचलित होती है। तो कहते हैं हम ही, हमारे इंसानों में भी तो ऐसा ही होता है, हम जितना मर्जी भोजन खा लें लेकिन उसमें से जो है कुछ ही मात्रा में जो है एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है, बाकी सब के सब वेस्ट हो जाता है। तो यही बात यहाँ भी बताया गया है कि निकलने वाली ऊर्जा का कुछ अंश ही कोशिका कार्य हेतु एटीपी के रूप में संचलित कर लेती है। कहते हैं वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन प्रक्रियाओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का जो है अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निकलती है। यह क्रिया जो है यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक के प्लाज्मा झिल्ली में होती है। दोस्तों याद रखना, ये क्रियाएं जो होता है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और जो है प्रोकैरियोटिक्स में जो है प्लाज्मा झिल्ली में होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में ही बहुत ही समानताएँ होती हैं। ठीक है, तो वो समानताएँ क्या है, देखिए दोनों जो है प्रक्रिया में ऑक्सीकरण द्वारा जटिल खाद्य पदार्थ में ऊर्जा निकलती है। देखिए अवायवीय हो या वायवीय हो, दोनों प्रक्रिया में जो ऑक्सीकरण द्वारा जो है जटिल खाद्य पदार्थ से जो है ऊर्जा निकलती है। कहते दोनों ही प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन वाहकों के रूप में कार्बनिक अणुओं से हाइड्रोजन को हटाने में सह एंजाइम का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर जो होता है दोस्तों सह एंजाइम का जो है उपयोग किया जाता है, कोई एंजाइम का, जिसे हम एंजाइमों का अपचयन तथा धारी पदार्थ यानी भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण भी कहते हैं। अधिकांश हाइड्रोजन वाहक जैसे NAD यानी निकोटिनोमाइड्स, एडेनिन्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स जो होती है यानी NAD का फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, और FAD का जो होता है फ्लेविन्स, एडेनिन्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये अणु पुण्य जो है ऑक्सीकृत होकर ATP निर्माण के लिए जो है ऊर्जा मुक्त करते हैं। ATP निर्माण के लिए क्या करते हैं, दोनों के दोनों ऊर्जा मुक्त करते हैं। कहते हैं दोनों ही जो है प्रक्रिया में ऊर्जा स्थानांतरित हेतु ऊर्जा जो है युक्त यानी फास्फोरस यौगिक ATP अणु का प्रयोग करते हैं। यानी ATP अणु का जो है ये सारे उपयोग करते हैं। दोनों के दोनों ही प्रक्रिया में स्थानांतरण हेतु ऊर्जा मुक्त फास्फोरस यानी यौगिक ATP के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीन जो समानताएं थे बहुत इंपॉर्टेंट थे। कभी कभी एग्जाम में आता है कि एरोबिक एनारोबिक में क्या समानताएं पाए जाते हैं, तो आप इसके विषय में यहाँ से आंसर के रूप में दे सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है आपके लिए। अब हमारे समक्ष जो है अवायवीय और वायवीय में क्या डिफरेंस है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है एरोबिक एनारोबिक
देखिए एरोबिक का मतलब होता है वायवीय श्वसन, मतलब एरो, एरो मीन्स वायु, ठीक है, यानी वायु की उपस्थिति में होता है। एनारोबिक मीन्स एनारो, एनारो मतलब होता है अन, यानी अवायवी, जो कि वायु की उपस्थिति नहीं होता है। ये भी डिफरेंस कई क्लासों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कौन, एरोबिक्स, और एरोबिक जो होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया में जो है कार्बनिक पदार्थ का पुण्य ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी जब हम लेते हैं सांस तो उसमें जो होता है कार्बनिक पदार्थों का पुण्य ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि एनारोबिक में जो होता है इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों का आंशिक जो होता है ऑक्सीकरण नहीं होता है, ऑक्सीकृत होता है। यानी देखिए इसमें जो है सिंपली कहा जाए तो इसमें पुण्य हो जाता है, इसमें आंशिक हो जाता है, यानी हद नहीं होने की सवाल तो रहती नहीं है, लेकिन आंशिक होती है, यानी कुछ ही मात्रा में जो है कार्बनिक पदार्थ आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी कुछ ही मात्रा में होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष उच्च श्रेणी के जीवों दोनों पादप और प्राणी में समान न होने वाले श्वसन विधि है, यानी ये दोनों में ही होता है, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो। बट जो एनारोबिक होती है यह प्रकार निम्न जीवों में जैसे जीवाणु, कवक, उच्च जीवों में जहाँ ऑक्सीजन कम होती है, जैसे कि मांसपेशियों में भी जो है ऑक्सीजन अपर्याप्त ही रहती है, यानी मांसपेशियों में जो है दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। अब यहाँ पर जो है दोनों का रिएक्शन दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो जो है ग्लूकोज यानी C12O6 जो है टूट के विखंडित होकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है, जिसमें 38 ATP जो है इस्तेमाल करता है। तो देखिए कितना इजी बात आ गया। अब यहाँ पर जो है ग्लूकोज टूटता है, यानी C12O6 जब टूटता है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है 2H2OH होती है, यानी इथाइल अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP ही निकलता है, जैसे ईस्ट में होता है, ठीक है। और यहाँ दूसरा भी रिएक्शन दिया गया है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होती है, जब हम ये रिएक्शन होता है ग्लूकोज का तो 2 लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, 2 लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करेगा और 2 ATP में ही कन्वर्ट रहेगा, यानी ये मांसपेशियों में जो होता है ये रिएक्शन ऐसे देखने को मिलता है। अब कहते हैं यह प्रक्रिया जो है यूकेरियोटिक्स के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में तथा यूकेरियोटिक के प्लाज्मा झिल्ली में होता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो एरोबिक है, ठीक है, वो जो होती है यूकेरियोटिक के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में जो है यूकेरियोटिक्स के प्लाज्मा झिल्ली में होता है, ठीक है, जबकि एनारोबिक जो होती है यह प्रक्रिया जो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्मा में होती है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कहते हैं सह एंजाइम एक जटिल प्रोटीन विहीन अणु होती है जो किसी एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़कर विभिन्न उपचारिक जो है क्रियाओं को जोड़ने का भी कार्य करती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। So our next topic is external respirations, gases exchange. Friend, here external respiration means gases exchange in a plant and atmospheric air move in and out by the simple diffusion take place here through. There is a first point is the general body surface of plant is a stem, root, fruits and seeds. There is a stem, roots, fruits and seeds. And lentils have their opening in the bark of their tree trunk and stomata present in the leaves and young green part of the stem. Here showing this diagram and picture. Here is a lentil cell on the bark of the trees. There is a complementary cells, epidermis, phylums and the phalanges and phylloderms. There is a present on their trees on the cut section. Plant do not need to the O2 carried in the contrast to the animal where the O2 is carried by blood. This is because O2 is a requirement, oxygen requirement is less in a plant than in the animals. In their plant have a large surface area leaves to be absorbed the required amount of oxygen through the diffusion processing. There is a requirement amount of diffusion processing from the atmosphere. Gases enter to the intercellular space inside the plant as a oxygen is utilized, more of it is diffused into the plant. Since CO2 carbon dioxide is a beginning continually forming, it is a concentration in a tissue space because higher than in the surroundings air. As a result, it is a diffuse out of plant, especially when it is not we begin use for a photosynthesis. And the point is the third, can you explain as to why during the day as a plant give out of oxygen instead of taking its upper respiration. In a plant,
O2 released during to photosynthesis in the daytime, the made up available for their respiration. However, the rate of photosynthesis is higher than that of respiration, and thus the plant gives out of excess of O2 in the daytime. However, this release only CO2 at the night as a photosynthesis stop in the absence of sunlight. Animal give out of CO2 at all time. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है बाहरी श्वसन यानी गैस विनिमय। देखिए यहाँ पर बाहरी श्वसन क्या होती है, मीन्स गैस विनिमय। कहते हैं पौधों में वायवीय हवा साधारण मिश्रण द्वारा अंदर से बाहर एवं बाहर से अंदर जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। कहते हैं पौधे की सामान्यतः सतह द्वारा जो है जड़ें, तना, ठीक है, फल और बीज, ये सब जो है पौधों की सामान्य सतह होते हैं, तो आपको भी पता है। कहते हैं वातरंध्र तनों की छाल पर खुलने वाला छिद्र यानी वातरंध्र जो होता है, जो छाल पर जो खुलती है रंध्र, उसे हम कहते हैं वातरंध्र। और रंध्र जो कि पत्तियों एवं नए हरे पौधों तनों में विद्यमान होती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है कि एक वृक्ष की छाल पर बना वातरंध्र। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो है पूरा कोशिकाएं दिखेगी, जो काफ़ी अमाउंट में दिख रहा है। उसके पश्चात जो पहला लेयर होती है एपिडर्मिस की होती है, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद फेलम है, फिर उसके बाद फेलोजन है, उसका फेलोडम है। तो ये सारे चीज़ें जो होती है पौधों के भी जो है स्किनों में पाया जाते हैं, यानी छाल में पाया जाता है, जो कि उसको जो है विशिष्ट बनाता है। और ये चीज़ें जो होती है इसके जो है छाल जो है काफ़ी वातरंध्र के लिए उपयोगी सिद्ध भी होता है। कहते हैं पौधों को जो ऑक्सीजन वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके विपरीत जंतुओं में ऑक्सीजन का संबंध रुधिर द्वारा होता है। आपको पता है पौधों की जो है ऑक्सीजन वाहक की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि उसको विभिन्न विभिन्न पार्टों में ऑक्सीजन जाती ही नहीं है। जबकि जंतुओं में ऑक्सीजन का जो संबंध रुधिर द्वारा होता है, यानी जो ब्लड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बॉडी के जो है ऑक्सीजन लेके जाता है और उसको जो है कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। क्योंकि पौधों में जंतु की तुलना में ऑक्सीजन की कम आवश्यकता होती है तथा पौधों में ऑक्सीजन के अवशोषण के लिए सामान्य विसरण द्वारा अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है, यानी पत्तियों द्वारा जो है इसका अधिक क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है आपको पता ही है कि मानव के यानी जो है एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर पौधों के लिए थोड़े मोड़े में की आवश्यकता होती है, वो भी नाइट के टाइम। कहते हैं पौधों के अंदर उपस्थित आंतरकोशिकीय स्थानों में वायुमंडल में गैस एकत्र होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का उपयोग होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन पुण्य विसरण द्वारा पौधों में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में लगातार बनी रहती है। अंत कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पौधों के अंदर बढ़ जाती है तथा सांद्रता बाहर वातावरण में अधिक हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन विसरण द्वारा जो है बाहर निकल जाती है। क्या आप इसकी विवेचन कर सकेंगे कि पौधे दिन के समय ऑक्सीजन निकालते हैं जबकि इसके उपयोग श्वसन हेतु कर सकते हैं? देखिए पौधों में दिन के समय निकलने वाले ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए भी किया जा सकता है। कहते हैं परंतु जो है प्रकाश संश्लेषण दर श्वसन दर से अधिक होती है। आमतौर दिन के समय पौधे अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यद्यपि वो रात के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश श्वसन की क्रिया नहीं होता है। अंततः केवल जो CO2 ही छोड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो साफ बात बताई गई है ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए भी रखता है और समझ के लिए भी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं कोई भी पौधा जो होता है दिन के टाइम जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को जो है रिलीज करती है। ये इनका जो है मॉर्निंग की टाइम क्यों? क्योंकि वो खाना बना रही होती है और सूरज के प्रकाश उपस्थित होता है, तो इस प्रोसेसिंग होती है। लेकिन यही प्रोसेसिंग जो होता है नाइट के टाइम उल्टा हो जाता है। वो क्या करती है? ऑक्सीजन ग्रहण करती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। इसमें पीपल का पेड़ भी इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। पीपल जो है हर समय ऑक्सीजन ही छोड़ता रहता है, तभी पीपल का पेड़ को जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है मान्यता दिया गया है। कुछ व्यक्ति जो पुराने व्यक्ति हैं ये भी कहते हैं कि कभी भी रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत होते हैं। दोस्तों एक्चुअली में वो भूत प्रेत नहीं होता है, वो जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप भी छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है एक खतरनाक गैस होती है जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसीलिए जो है कभी भी नाइट के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसको भूत प्रेत नहीं मार देता है, एक्चुअली में जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से कभी कभी व्यक्ति जो है मृत्यु को भी चला जाता है। तो इसलिए जो है पौधों के पास रात्रि के समय नहीं सोना चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। Our next topic is cellular respiration. Friend, what do you mean to the cellular respiration? Here, oxygen that is absorbed in the body is used to the oxidize as the
nutrients. While the glucose, amino acid and fatty acid completely producing a CO2, water and energy. It's occur within the cells and tissue. The absorb figure is a 12.2 and identify the step of cellular anaerobics and aerobics respiration. Note that the first stage is all the pathway is a glucolysis. Friend, here is important diagram. Glucolysis is come to exam in the all time. There's sugar 6 glucolysing and 2 pyruvate 3C is anaerobic respiration, and the fungi and the yeast ethyl plus CO2 and the anaerobic respiration in an animal example muscles and the lactic acid. There is a Krebs cycle. There is a pathway in the cellular respiration. This is most important for the exam view. That is come to the BAC also. The glucolysis, also known as the embedance Markov's Prince pathway. When values are not there oxygen available in the cell, the breakdown of glucose is the initially away anaerobics. It is a common to the both anaerobic aerobics respiration. There is a common to the both aerobic and anaerobic respiration. It is involved to oxidize glucose C6 carbon compound to be a molecules is a pyruvic acid through the series of enzymatic controlling reactions occurring in the cytosol. Initially substrate is the glucose. Either for the photosynthesis as a plant from the carbohydrate digest in a animal. Glucolysis may be subdivided into 3 major phases. The first is phosphorylation of glucose to the fructose 1 and 6 phosphate. This is the activations of the glucose and 2 ATP as are used. And splitting of this compound into the 2,3 carbon sugar phosphate, which are the interconventional. Note that this is the origin of the term glucolysis, meaning the splitting of the glucose. The oxidizing by the dehydrations of each 3C sugar phosphate is oxidizing by the removal of hydrogen and making a reduced NAD. That is NAD and production of the 2 ATPs. This group of reaction is believed to one of the first energy capturing the reaction which is involved about 3 million years ago in the ascent bacteria, and today is occur is visually all cell of all form of life. Here ATP is divided by the ADP plus PI and plus 30 kJ. So here is the balance of equation here. The glucose ATP, ADP glucose 6 phosphate, ATP and ADP there is glucose and fructose are isomers, and the fructose 1,6-fast is there is activations, and the 3 carbon sugar phosphate is the 3 carbon sugar phosphate is a splitting and NAD positive, NAD plus H positive and 2 ATP. The pyruvic acid is the oxidations and 3 carbon compound. Glucose plus 4 ADP plus 4 PI is a 2 NAD is equal to 2 pyruvic acid plus 4 ATP and 2 ADH. The 2 molecules of ATP were used up in the initial step of glucolysis. Thus, the net gain of ATP during the glucolysis is a 4 minus 2 is equal to 2 ATP. Also, 2 ADH plus H are produced. Thus, we see that only a small amount of energy is released at the end of glucolysis. देखिए दोस्तों, हमारा जो ये पॉइंट है कोशिका संवर्धन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसमें जो है साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है ये ग्लूकोलाइसिस बनता है। देखिए, ग्लूकोलाइसिस बनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है जो कई क्लासों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चे बीएससी भी करते हैं, ठीक है, उसमें भी ये आ जाता है, जो जूलॉजी करते हैं उनमें भी ये जो है पढ़ने को उनको मिलता है और ये काफ़ी विस्तृत वहाँ पर होती है। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर वही चीज़ वहाँ पे भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ग्लूकोलाइसिस जो है ऑल क्लासेस में रहती है। ठीक है, जो बच्चे आगे बीएससी करने का सोच रखे हैं, जूलॉजी लेंगे, उनके लिए जो ग्लूकोलाइसिस की जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी मिल जाएगा। ठीक है, कहते हैं आप सोचें ऑक्सीजन का उपयोग जो है पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा वायवीय अम्लों का संपूर्ण ऑक्सीकरण करके CO2 उत्पन्न जल तथा ऊर्जा जो है उत्पन्न करने में होता है। यह क्रिया जो है कोशिकाओं
एवं उत्कों में होती है। कहते हैं आप अगर आप चित्र देखोगे तो उसमें कोशिका संवर्धन वायवीय तथा अवायवीय के विभिन्न चरणों के चिन्हित करेंगे। इन दोनों कोशिका संवर्धन का जो है प्रथम चरण ग्लूकोलाइसिस होती है। प्रथम चरण दोस्तों यही होती है ग्लूकोलाइसिस, जैसे कि चित्र में भी देख सकते हो आप। यहाँ पर शक्ला जो है सी जो है 6 दिया हुआ है, जिसमें ग्लूकोलाइसिस ही हो रहा है पहला प्रोसेसिंग। ठीक है, पहला प्रोसेसिंग ग्लूकोलाइसिस हो रहा है, उसके पश्चात जो है 2 पायरुवेट यानी 3C में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो है कई क्षेत्रों में ये विभक्त हो जाती है। अवायवीय संवर्धन हो जाता है कवक में, जैसे उदाहरण जो है एथेनॉल ईस्ट में, फिर एथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट कर लेता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये अवायवीय संवर्धन जंतुओं में उदाहरण जो है मांसपेशियों में होती है, जिससे जो हमारा बनता है लैक्टेट बनता है, जो लैक्टिकल अम्ल बनता है, जिसको हम क्रेवस चक्र भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई क्लास के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर बताया गया है ग्लूकोलाइसिस जो है एम्ब्रेडेंस हेयर हाफ फेरनास पाथवे होती है, यानी इसको ये भी नाम से भी जो जाना जाता है, तो कन्फ्यूज़न मत होना। चाहे ग्लूकोलाइसिस के जो डायग्राम आ जाए, चाहे आपका एम्ब्रेडेंस हेयर हाफ्स आ जाए, तो आपको दिमाग में कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं ऑक्सीजन जो है उपस्थिति हो या ना हो, कोशिका में आरंभ में जो है ग्लूकोज का विखंडन हमेशा भी अवायवीय ही होता है। ग्लूकोलाइसिस वायवीय तथा अवायवीय श्वसन दोनों में ही होती है। ग्लूकोलाइसिस में जो है एंजाइम द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया में चरणबद्ध होती है। ठीक है, इस तरीकों में ग्लूकोज का एक अणु जो है ऑक्सीकरण होकर जो है पायरुविक अम्ल के 2 अणु बन जाते हैं। क्रिया का आरंभ ग्लूकोज से ही होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनता है तथा जंतुओं में जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के फलस्वरूप ऐसा होता है। कहते हैं ग्लूकोलाइसिस को पुण्य 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो होता है ग्लूकोज को फास्फेरीकरण द्वारा जो है फैक्टोस 1,6 डाइफास्फेट का बनना। यह ग्लूकोज को है सक्रियण है तथा इसे जो है 2 ATP अणु का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। दूसरी बात यही बताती है कि उपरोक्त बने यौगिक का 3 कार्बन शर्करा युक्त फास्फेट वाले 2 यौगिक में टूटना, ये यौगिक जो है अंतर परिवर्तन होते हैं। इसी से जो है ग्लूकोलाइसिस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, यानी अंतर परिवर्तन के कारण ही ग्लूकोलाइसिस शब्द का उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ है ग्लूकोज का टूटना या ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का विखंडन। कहते हैं प्रत्येक 3 कार्बन युक्त शर्करा जो है फास्फोरस ऑक्सीकरण द्वारा हाइड्रोजन को त्याग कर अपचयित NAD का निर्माण करती है तथा 2 ATP अणु का भी उत्पादन की जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यह क्रिया अपने आप में ऊर्जा एकत्र करने की पहली क्रिया है, जिसका विकास आज से लगभग 3 अरब वर्ष पूर्व प्राचीन जीवाणुओं में हुआ, परंतु आज ये सभी जीवों के प्रत्येक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो देखिए कितना बदलाव हो गया। जो 3 अरब वर्ष पूर्व जो है कुछ जीवाणुओं में ही होता था, लेकिन आज के समय जो है प्रत्येक जीव के कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कहते हैं कि इंसान भी बहुत कुछ बदल चुका है। इसमें कहते हैं ATP जो होता है ADP प्लस PI तो 30 के जूल जो है एनर्जी रिलीज करती है। तो यहाँ पर आप देख लोगे कि ये डायग्राम कुछ इस प्रकार शो होगा। ग्लूकोज ATP ADP ग्लूकोज 6 फास्फेट ATP और ADP में कन्वर्ट होगा। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में होगा जो कि सक्रिय रहेगा। ग्लूकोज फास्फेट अवायवीय रहेगा। और साथ में जो यहाँ पर डायग्राम है आगे वो बताती है कि 3 कार्बन शर्करा फास्फेट जो होती है, इसमें 3 शर्करा फास्फेट में कन्वर्ट होता है, जिसे टूटने या विखंडन कहते हैं। तो यही प्रक्रिया जो है NAD प्लस और NADH प्लस H में होगा और ये होगा 2 ATP के साथ कंबाइन करेगा। फिर पायरुविक अम्ल यानी 3 कार्बन यौगिक बनाएगा जो कि ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन बहुत ही सुचारू रूप से होता है। अब इस अभिक्रिया में जो है कुछ जो है समीकरण भी बनते हैं, जैसे कि उपरोक्त अभिक्रिया संतुलन समीकरण क्या होती है। देखिए ग्लूकोज प्लस 4 ADP प्लस 4 PI प्लस 2 NAD जो कि रिप्रेजेंट करेगा 2 पायरुविक अम्ल प्लस 4 ATP प्लस 2 NADH। उसके बाद ग्लूकोलाइसिस की अभिक्रिया अवस्था में ATP के 2 अणु का इस्तेमाल हो जाता है। अंततः ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान बने कुल ATP अणु की संख्या जो होती है 4-2 होता है। तो इसका मतलब होता है 2 ATP में आएगा। इसके अतिरिक्त 2 अपचयित NADH प्लस H पॉजिटिव अणु भी बनते हैं। अंत हम देखते हैं कि ग्लूकोलाइसिस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा की बहुत थोड़ी मात्रा ही निकलती है। उसके पश्चात दोस्तों हमारा होगा Q1 यानी फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के हम सारे पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है। The next topic is fermentation. Friend, the fermentation is the most important for industry purpose. There is a further oxidation of the uric acid required to the oxygen O2. As you will be studying soon, it is then enter to the mitochondria for anaerobic respirations. Under anaerobic condition for
insufficient supply of oxygen microbe. Plants and animals carry out fermentation. The fermentation involved the reduction of pyruvic acid, the ethyl alcohol, and CO2, carbon dioxide as in the yeast, or the lactic acid as in the muscle cells of animals, and oxidation of the NADH to NAD positive. Thus, the NAD is the degenerated which can be used to glycolytic pathway, and the production of 2 ATPase can continue under the anaerobic condition. Refer to the figures on here. Note that there is no further release of ATP during to fermentation. Although you are more familiar with that term of fermentation in the context of alcoholic fermentation, it is now again used for the anaerobic pathway. After the production of the pyruvic acid in a glycolysis is the cytosol. Friend, here show the glycolysis, aerobics, and the lactose fermentation, anaerobic muscles, lactobacillus, and alcoholic fermentation, anaerobics, yeast. There are first of glycolysis anaerobics is a glucose is a formation by the 2 ADP, 2 NAD, and 4 ADP. There is the other side is a 2 ATP and 2 NADH, means to the 2 ATP of formation by the 2 ADP and 2 ADP formation by the 2 NADH, and 4 NAD is the formation of 4 ATP, means 2 pyruvate. And second is lactose fermentation anaerobic muscles, lactobacillus is a glucose is a formation by the 2 ATP is 2 ADP, and 2 NAD is a formation by 2 NADH, and there is a 4 ADP. There is a pyruvic 2 pyruvate is the formations, and here reaction are that there is the 2 pyruvate is the convert to 2 NADH, and there is a formation of 2 NAD positive, 2 lactolates, and the other side is a glucose as a formation of alcoholic. There is a 2 ATP is 2 NAD, and here 2 NAD positive is the 2 NADH, and there 4 ADP is the 4 ATP. The pyruvate is the carbon dioxide 2 CO2. The here formation 2 NADH is a 2 NAD positive. The 2 ethanol is a formation. Here net result of here. There glucose is a 2 pyruvate and 2 NAD is a 2 ATP, and 2 NAD is the formation of 2 NADH. There is the net result of this reaction, and other reaction net result is the glucose is convert to the lactolates, and the 2 ATP is convert to the 2 ATP, and the net result of alcoholics reaction there is a the first is aerobic, second is anaerobic, and third is alcoholic reaction. The net result is the glucose is the formation of 2 ethanol plus carbon dioxide 2 CO2, and here 2 ADP is the formation by the 2 ATP. There is a pathway or anaerobic respiration for here. The next is significance of fermentation. What do you mean the signification of fermentation? The fermentation has a number of industrial applications. It is made use of on the large scale in the content of industries. Microorganisms like their different strain of the bacteria and the yeast are cultured in a very large number and used to the various purpose. The first is in a bakeries from preparing to bread, cake, and the biscuit. For this fermentations, and in the varieties is for prepared wines and other alcoholic drinks, their formation of fermentation procedure, and a producing of vinegars, and in the tannins there is carry of the leather in the formation of their fermentation method, and the ethanol is used to make a gasoline as a fuel that used for the car and Brazil. There is a fifth is in everyday life, fermentation used the while making of idli, dosa, and bhatura, and their dhokla. The kernel is the flour is a maida left for 1 year in a warm environment because there are somewhat spongy leavings, and this is because of fermentation by there are bacteria that begin to grow in it. As a carbon dioxide escape, it is a causing to the leavings. The fermentation but product give us a typical flavor and the taste to this item. Do you know why the muscle pain during the prolonged exercise? This is due to the accumulation of the lactic acid under to anaerobic condition.
दोस्तों यहाँ पर जो है कीवन अभिक्रिया के बारे में विषय में हमने जाना है। देखिए कीवन जो होती है इसको फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कीवन मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होती है, इससे जो है बहुत इंडस्ट्रियल पर्पस यूज़ होती है। कहते हैं जो पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता तथा आप इसके बारे में जो है बहुत आगे भी पढ़ोगे, आप जानोगे भी कि इसमें है क्या। अंततः इसका वायवीय ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। अवायवीय अवस्थाओं में ये जो है ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। और कहते हैं इसमें सूक्ष्म जीव एवं पौधे कीवन क्रिया करते हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और पौधे होते हैं वो कीवन मेथड से ही जो है आगे अपने प्रोसीजर को बढ़ाते हैं। कीवन जो है प्रक्रिया में जो है पायरुविक अम्ल का जो है इथेनॉल अल्कोहल एवं CO2 में अपचयन हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ही अपचयन हो जाता है, और प्लस इथेनॉल अल्कोहल का भी। कहते हैं ईस्ट में अथवा लैक्टिक अम्ल में जैसे कि तंतुओं की मांसपेशियों में भी ऐसा ही होता है। कहते हैं NADH का जो है NAD पॉजिटिव में ऑक्सीकरण होता है और इस प्रकार जो है NAD का जो है पुनः उत्पादन होता है, जिसका उपयोग जो है ग्लाइकोलाइटिक्स पाथवे में जो है वायवीय दशाओं में 2 ATP अणु बनाने में किया जा सकता है, ठीक है। आप चित्र में भी देखोगे और समझोगे आगे। कीवन प्रक्रिया में जो है ATP अणु का निर्माण नहीं होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कीवन प्रक्रिया होता है दोस्तों तो इसमें ATP का निर्माण नहीं होता है। ये PMT क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कि क्या कीवन अभिक्रिया में ATP का निर्माण होता है, तो कई बच्चे तो यस में लगा देंगे क्योंकि भाई ऊर्जा मिल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ATP अणु का निर्माण नहीं होता है। यद्यपि आप कीवन शब्दों को जो है अल्कोहलिक कीवन के संदर्भ में अधिक परिचित हो, लेकिन अब इसका प्रयोग जो है अवायवीय पथ में जो है पायरुविक अम्ल के लिए होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि अल्कोहलिक में इसका जो है सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके समक्ष दिया हुआ है, जिसमें आप देखोगे जो ग्लाइकोलाइसिस है जो वायवीय श्वसन द्वारा होता है, लैक्टिस कीवन होती जो अवायवीय मांसपेशियों के द्वारा होता है, और अल्कोहलिक जो होता है कीवन यानी अवायवीय ईस्ट में होती है। तो ये पथवे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें ग्लूकोज की जो है प्राथमिक उपयोगिता दिखाई गई है। यानी ग्लूकोज जो है प्राथमिक उत्पादन के रूप में है, स्टार्टिंग रूप में है, और इसमें 2 ATP के साथ संयोग करके जो है 2 पायरुवेट के निर्माण करने में एक सक्षम होगा। ये समीकरण देख सकते हो कि सारे एक जैसे ही हैं, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है, तो याद करना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है ये, ठीक है। ये वायवीय अभिक्रिया में है। आप देखोगे कि जो पहले में है 2 ATP, ठीक है, जो फॉर्मेशन करके 2 ADP में कन्वर्ट होता है, और यहाँ 2 ADP पॉजिटिव जो है 2 NADH में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पर 4 ADP जो है 4 ATP में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही आपको अवायवीय मांसपेशियों में भी होता है, यानी लैक्टिस कीवन में होती है, और अल्कोहलिक कीवंस में भी ऐसा ही प्रोसीजर होता है। सब में जो होता है 2 पायरुवेट जो बनता है, सब में 2 पायरुवेट ही बनता है, लेकिन आगे चल के जो है 2 में जो है कुछ अलग परिणाम यहाँ पर निकलता है, ठीक है। जो आपका अवायवीय रिएक्शन होगा पायरुवेट के बाद जो है 2 ADP यानी 2 NADH जो है कन्वर्ट हो गए 2 ADP AD में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें लैक्टेट्स में कन्वर्ट बनाएगा। लेकिन वही जो होता है अल्कोहलिक यानी अवायवीय ईस्ट में क्या होता है, पायरुवेट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 2 NADH के साथ 2 NAD में कन्वर्ट करता है, जिसमें 2 एथेनॉल अम्ल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो है काफ़ी अच्छा अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखिए ये सब प्रक्रिया में जो होता है क्या रिजल्ट आता है। तो पहला तो आपको पता है कि वायवीय रिएक्शन हुआ था, जिसमें कुल परिणाम जो होगा ग्लूकोज जो होगा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। मैंने कहा था ना ग्लूकोज जो होगा पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, और 2 ADP जो होगा 2 ATP में कन्वर्ट होगा, और 2 NAD पॉजिटिव जो होगा 2 NADH में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा हमारा है अवायवीय अभिक्रिया। तो अवायवीय अभिक्रिया जो मांसपेशियों में होती है उसमें जो है ग्लूकोज होगी लैक्टेट्स में कन्वर्ट होगा, लैक्टेट्स जो होती है उसमें कन्वर्ट होगा, और 2 ADP जो होगा 2 ATP में कन्वर्ट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया जा रहा है। कहते हैं इसमें कुल परिणाम क्या होती है। देखिए दोस्तों इसमें कुल परिणाम भी आती है। कहते हैं ग्लूकोज जो होता है 2 एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी उत्पत्ति होती है। यानी ये जो होता है आपका कीवन अभिक्रिया, यानी जब अल्कोहल का निर्माण हम करते हैं तो अल्कोहल के निर्माण में ऐसी अभिक्रिया देखने को मिलता है, ठीक है। और कहते हैं 2 ADP जो होगा वो 2 ATP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये सारे जो आपने पथवे देखा है, तीनों पथवे जो है चाहे वो वायवीय हो अवायवीय हो चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, ये सारे के सारे जो है अवायवीय श्वसन के पथवे के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है जो कीवन का अभिक्रिया है उसका महत्व कहाँ है।
आखिर Q1 का जो है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और हमारा किस किस पर्पस में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो Q1 का महत्व के विषय में तो आप लोग भली भांति परिचित ही हो। कहते हैं Q1 प्रक्रिया का प्रत्येक अनेक उद्योगों में धंधों में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योगों में तो इस प्रक्रिया का व्यापक इस्तेमाल ही होता है। जीवाणुओं में विभिन्न मतभेदों से ईस्ट की काफ़ी अधिक मात्रा में जो है संवर्धित करके उसके अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। सबसे पहला तो इसका यही प्रयोग होता है कि ये जो दोस्तों होता है बेकरी में जो है डबल रोटी, बिस्किट एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। आपको पता ही है जब बेकरी जितने भी होते हैं जो आप लोग खाते हो, ब्रेड खाओ या आप तरह तरह के जो कहते हैं जो बिस्किट होते हैं, उन चीज़ों में भी जो है यही Q1 अभिक्रिया का ही उपयोग किया जाता है। बेकरी में डबल रोटी हो, बिस्किट हो, केक हो आदि बनाने में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद शराब एवं अन्य अल्कोहलिक उत्पाद जैसे बियर, रम इत्यादि बनाने में तो इसका इस्तेमाल होता ही होता है। आपको पता ही है Q1 अभिक्रिया के द्वारा ही जो है शराब की निर्माण होती है, यानी अल्कोहल का जो है निर्माण होता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो ये सब जो है बियर, रम्स ये सारे जो है Q1 मेथड से ही बनाई जाती है। उसके पश्चात सिरका बनाने एवं चमड़े की टैनिंग यानी चमड़ शोधन करने में भी उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों Q1 अभिक्रिया का जो है सिरका बनाने एवं चमड़े के टैनिंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही आसान तरीके से किया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए इतना सारा पर्पस है तो कैसे Q1 मेथड जो है आसान नहीं हुआ और कैसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। कहते हैं एथेनॉल का उपयोग जो है ब्राज़ील में गाड़ियों को चलाने में किया जा रहा है। आजकल जो है एथेनॉल का उपयोग ब्राज़ील में गाड़ियाँ चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। देखिए Q1 मेथड जो है आने वाला फ्यूचर में एक फ्यूल की तरह काम कर सकता है। कहते हैं जब ब्राज़ील में चलाया जा सकता है एथेनॉल से, तो आने वाला समय में हमारे जो है इंडिया में भी ऐसे प्रयोग किया जा सकता है। तथा वर्तमान में भारत सरकार भी पेट्रोल में अल्कोहल मिलाकर बेचने की योजना का कार्य कर रही है, जैसे जो है गैसोहॉल भी कहते हैं। देखिए दोस्तों अब भारत सरकार ने भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया, यानी पेट्रोल में जो है अल्कोहल मिला के जो है गाड़ी चलाने की क्रिया को यहाँ पर सुचारू रूप से करने की कोशिश किया जा रहा है। और कहते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो पेट्रोलियम की हमें आवश्यकता नहीं होगा, पेट्रोल की होगी ही नहीं, क्योंकि जब अल्कोहल से गाड़ी चलेगा तो अल्कोहल तो जो है हम स्वयं ही जो है फर्मेंटेशन कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाला फ्यूचर में देखना है इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। अल्कोहल का प्रयोग जो है गाड़ी चलाने में 100% किया ही जाएगा, क्योंकि ऐसा ही विकल्प होने वाला है, क्योंकि अल्कोहल ही है जो इसके लिए सक्षम हो, क्योंकि अल्कोहल जो है एक एनर्जी के रूप में यहाँ कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और कहते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो है Q1 प्रक्रिया में जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, भटूरा हो गया, ढोकला हो गया इत्यादि में भी प्रयोग किया जाता है। आप सोचते होंगे कैसे प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप अपने जो है मम्मी से पूछेंगे या अपनी बहन से पूछेंगे या घर में कोई भी जो भोजन आपको तैयार करते हैं तो पूछना कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है अगर आपने पकौड़ा बनाना है, कुछ भी बनाना है और उसमें आपने जो मीठा सोडा नहीं डालना है, तो आप क्या करो, बेसन को कुछ समय घोल के छोड़ दो टेम्परेचर पे। इससे क्या होगा, उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाएगा और ये जो है Q1 मेथड में चला जाएगा। इससे जो होगा आपको इसमें केमिकल डालने की आवश्यकता भी नहीं होगा और ये जो पकौड़े होंगे वो फूल जाएंगे। तो ये सारे जो मेथड है नेचुरल मेथड है। तो कहते हैं अगर आप इडली, डोसा, भटूरा, ढोकला ये इत्यादि बनाने में अगर ऐसा करते हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप गुथे आटे में जो है खमीर मिलाकर गर्म वातावरण में रखना पड़ेगा। कुछ समय के लिए आटा गूँथ के जो है कुछ समय के लिए आपको गर्म वातावरण में उसको रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, उसमें खमीर जो होगा ग्रोथ कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें आटा में जो है स्पंजी हो जाता है, यानी ये जो होगा काफ़ी सॉफ्टली हो जाएगा आटा, और ये सॉफ्ट जब हो गया तो फूल भी जाता है और इस प्रकार से उसमें जो है विशिष्ट गंध यानी स्वाद आ जाता है, जो कि बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि अधिक देर तक जो है व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों में दर्द क्यों होती है? इसका कारण है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा होना। देखिए अधिक देर तक हम एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें जो है लैक्टिक अम्ल जो होती है घर कर जाती है और जिसकी वजह से हमें पेन महसूस होने लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन करते हैं तो उनको ऐसा लैक्टिक अम्ल जो है नहीं जमता है। तो यही सब जो रिएक्शन है जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभावित करता है। कहते हैं दोस्तों जो ये सब बातें समझता है, जानता है, उसके लिए जो है पढ़ाई लिखाई काफ़ी आसान हो जाता है।
कहते हैं दोस्तों, इसी के साथ जो है हमारा होगा ये टॉपिक जो होगा ख़त्म होगा। उसका अगले टॉपिक में जो है हम बात करेंगे इसके आगे की प्रोसीजर का, जिसमें हम फैब्रिक अम्बल का जो है वायवीय श्वसन के पहुँचाएंगे और जो है कैविक चक्र और सेट्रिक अम्बल चक्र के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। तो ये सब तब होगा जब आप अगला पार्ट देखोगे, और अगला पार्ट देखने के लिए जो है सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो आपके जो है मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और उस वीडियो से जो होगा अनभिक्त हो जाओगे और वो नहीं देख पाओगे जो इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए विचार नहीं कीजिए, सोचिए नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, अदरवाइज आपके पास जो है नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है नहीं नाम कोई जानता है, ना लिखने में बच्चों को बनता है, ना वो लिख पाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ इसको जो है सब्सक्राइब कर लेने में ही आपका फ़ायदा है। और दोस्तों एक बात तो आपको पता ही, जो आपको मैंने बताया था कि मेरा जो है आपको दूसरा जो है हाथ बनना है, और दूसरा हाथ तब बनोगे जब दूसरे बच्चों तक इसको पहुंचाने में मेरा मदद करोगे। तो इसलिए सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, मेरा दूसरा हाथ के रूप में प्रयोग कीजिए। अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है लिंक को लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, दूसरे बच्चों को लाभान्वित करना हर इंसान का जो है परम धर्म होना चाहिए। कहते हैं आजकल तो शिक्षा के क्षेत्र में हर व्यक्ति जो है सराहनीय योगदान दे रहे हैं, भलाई कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं इसी भलाई पे जो है सरकार जीत जाती है। तो आप जो है अच्छा कोशिश करके क्यों नहीं आप जो है रिजल्ट में अच्छा जीत लोगे, अच्छा प्राप्त कर लोगे। आज सरकार जो है एजुकेशन के सिस्टम को लेके जो है अपना जो है दिल्ली जीत जाती है। तो आपको भी जो है अच्छे से अच्छे करना है और पढ़ाई में जो है अच्छा से अच्छा करके माता पिता का दिल जीतना है, और दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर देना है। दूसरे बच्चों की हेल्प कीजिएगा तो इससे जो है उनके भी माता पिता खुश होंगे, और यानी एक साथ जो है आपने कई अच्छे काम किया है। तो ये आपको जो है विशिष्ट और जो है उत्तम बना देगा। तो ये आपको ख्याल रखना है कि देखना है वीडियो, प्लस जो है दूसरे बच्चों के हेल्प के लिए इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस या आप जैसे भी हो सकता है उसको शेयर कर दीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th + 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।